अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ओ लेवल्स IGCSE और GCE का हम अगला सेक्शन स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है एवरीडे मैथमेटिक्स। एवरीडे मैथमेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेपर 2 में जो कि IGCSE और पेपर 4 IGCSE की बात कर रहा हूँ, दोनों पेपर्स में आते हैं। और GCE में देखें तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन आते हैं। इससे एवरीडे मैथमेटिक्स से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। बड़े क्वेश्चन से मुराद ये होता है कि एक क्वेश्चन और उसके 4-4, 5-5 पार्ट्स होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एवरीडे मैथमेटिक्स के सेक्शन में से आते हैं। तो एवरीडे मैथमेटिक्स के सेक्शन के अंदर हम मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें रेशियोज भी होंगे, प्रोपोर्शंस, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शंस भी होंगे, इसके अंदर परसेंटेजेस भी होंगे, प्रॉफिट लॉस, एक्सचेंज रेट्स और डिस्काउंट्स, ये तमाम ये पूरा सेक्शन जो है इसके अंदर हम एवरीडे मैथमेटिक्स के अंदर कवर करेंगे। और बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कि वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के अंदर इक्वेशन, एक स्टेटमेंट को रीड करके हम उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेली लाइफ से एग्जांपल्स होती हैं उसके अंदर। तो ये सारा सेक्शन हम इस सेक्शन के अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेशोज से। रेशोज क्या होती हैं? रेशोज बेसिकली दो चीज़ों के कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल 3:4। आपके पास दो चीज़ों का कंपैरिजन भी हो सकता है, 3 को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3:4:5। दो चीज़ों को भी आपने देख लिया एक दूसरे के हिसाब से, 3 चीज़ों को भी देख लिया। तो पहली चीज़ जो रेशोज के अंदर हम करेंगे दैट इज सिंप्लीफाइंग रेशोज। सिंप्लीफाइंग के स्पेलिंग पता नहीं क्या होते हैं। सिंप्लीफाइंग रेशोज, रेशोज को सिंप्लीफाई करना। उसके लिए हम एक चीज़ और भी देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेशो है 3:4। आप रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में जब लिखेंगे तो जो पहले रेशो है वो आपकी बन जाती है न्यूमरेटर, और जो दूसरी रेशो है वो आपके पास बन जाता है आपका डिनोमिनेटर। तो ये चीज़ मैंने इसलिए बताई कि समटाइम्स क्वेश्चन होता है कि फाइंड द रेशो ऑफ A रेशो B, या एक एरिया की और दूसरे एरिया की रेशो की बात होती है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो जब फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो आप फिर उससे परेशान नहीं होना कि यार ये तो रेशो फाइंड की थी, हमारे पास तो फ्रैक्शन आ गई, एक रैशनल नंबर आ गया, तो हम उसको रेशो में क्या करें, तो हम उसको रेशो के अंदर लिख लेंगे। जिस तरह 3/4, इसको आप रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 3:4। ठीक होगी पहली बात। दूसरी बात, जब हमने सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास एक रेशो है 4:8। अब चाहें तो आप यहां पर भी डिवाइड कर सकते हैं। आपने ये देखना है इन दोनों का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, HCF क्या है, हम किस नंबर से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके जहन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना आए, जिस तरह यहाँ पर मैं कहता हूँ HCF इन दोनों नंबर्स का 4 है, तो हम इन दोनों नंबर्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो रेशो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। अगर आपके जहन में ऐसा नंबर नहीं आ रहा तो आप सिंपल छोटे नंबर से कर लें। मैं दोनों को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर बन गया यहाँ पे 2:4। अब 2:4 को भी तो फर्दर और हम दोबारा 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी आप डिवाइड कर लें, डिवाइड बाई 2। तो ये आंसर आपके पास बन जाएगा फाइनल 1:2। या दूसरा तरीका, आपके पास रेशो है 4:8, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे जिस तरह 4/8, तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, आंसर आ गया 1/2। अब 1/2 को भी आप रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1/2 को अगर रेशो की फॉर्म में लिखें तो वो 1:2 बन जाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल, अगर हमारे पास 3 रेशोज हैं 4:8:12, 4:8:12, तो मैं सारों को डिवाइड कर देता हूँ 4 से, 4 से, 4 से और 4 से। आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1:2:3। 4/4 1, 8/4 2, 12/4 3। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग जहन में रख लें कि रेशोज जब आप अपना आंसर भी लिखते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल आपका आंसर आया 4:8,
और क्वेश्चन में उन्होंने आपसे रेशो मांगी हुई थी और आपका आंसर आया 4:8 और आपने 4:8 लिख दिया और उसको सिंप्लीफाई नहीं किया तो गलत हो जाएगा। नोट कर लें अपने पास ये चीज़ कि रेशियोज मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेशियोज मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियोज किस फॉर्म में होनी चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आप रेशियो नहीं लिखेंगे, उससे पहले जो वर्किंग आपने सारी की होगी उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन फाइनल जो आंसर का एक नंबर हमेशा आंसर का होता है, तो वो आंसर का एक नंबर जो है वो आपको नहीं मिलेगा। फिर हमारे पास रेशियोज के अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ गिवन दैट ए रेशियो बी इज 1:3 and B/C is 4:5. Find A/B/C। उन्होंने कहा कि आपके पास A/B/C हमने फाइंड करनी है और क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है कि A/B आपके पास है 1:3 और B/C है आपके पास 4:5। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमने A/B/C फाइंड करना है, तो आप ये मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ इसका, रेशियो B/C। पहली रेशो हमारे पास है A और B की, तो A और B की रेशो है 1:3, हमने यहाँ पे लिख दिया 1:3। दूसरी रेशो क्या है आपके पास? B/C की, तो B और C की जो रेशो है दैट इज 4:5, वो यहीं पे नीचे 4:5। अब दोनों रेशोज के अंदर कॉमन लेटर कौन सा था? B। हमने A/B भी लिख दिया, B/C भी लिख लिया। जब कॉमन लेटर हमारे पास B है लेकिन B की वैल्यूज क्या है? चेंज। यहाँ पे A/B में 3 आ रहा है और B/C में B की वैल्यू 4 आ रही है, तो हमने इन दोनों को सेम करना है। ये जो वैल्यूज हैं इनको हमने सेम करना है, और सेम हम कैसे करते हैं? हमने जब दो चीज़ों को सेम करना होता है तो हम उसका LCM ले लेते हैं। आपको कोई और वर्ड ज़हन में नहीं आ रहा, कोई और नंबर ज़हन में नहीं आ रहा, तो आप LCM नहीं ले पा रहे हैं, मतलब कोई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सिंपल इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो 3 × 4 इज 12। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 × 4 इज 12। अब जो LCM का रूल है 3 × 4 हो गया 12, तो ये तो चेंज होगी वैल्यू। अब इसी के अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट वाली वैल्यूज भी तो चेंज होंगी, वो 1 और 5 तो नहीं रहेगी क्योंकि दरमियान वाली वैल्यू क्या हो गई है? चेंज हो गई है, वो 12 आ गया। आपने 12 को पहले 3 से डिवाइड किया, 12 डिवाइडेड बाई 3 आंसर क्या आता है? 4। 4 को मल्टीप्लाई कर देना है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो रेशियो बनती है, 4 × 1 4। 12 को 4 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 3। 3 × 5 15, आपके पास आंसर आ गया A/B/C। ठीक हो गई चीज़। तो बाकी और क्वेश्चंस इसी तरह के आगे चलेंगे, मैं और ज़्यादा इसके अंदर एग्जांपल, बल्कि एक एग्जांपल सोच रहा हूँ कि और कर लूँ, बल्कि नहीं, आई थिंक काफ़ी है। एक ही एग्जांपल से आप दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, अगर आपको समझ ना आए। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें कवर कर लूँ, आज 2 टॉपिक्स एटलीस्ट कवर कर लूँ। फिर इसके बाद क्या होता है? रेशोज़ को यूज़ करके आपको वो क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या होता है? 3 persons A, B and C share an amount of $1,000 in the ratio 1:4:5. In the ratio 1:4:5. Full stop. Find the amount
ईच विल गेट। मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स जो हैं वो बड़ी लंबी लंबी डिफरेंट वगैरह की जिस तरह एग्जामिनर ने बनाई होती हैं उस तरह की बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, सिंपल सिंपल रख रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट डिलीवर हो जाए आपको। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स आप तो प्रैक्टिस करके उसके लिए आप रेडी हो सकते हैं। ए बी और सी, ए बी और सी तीन लोग हैं, वो शेयर कर रहे हैं एन अमाउंट ऑफ $1000। उन्होंने 1000 की अमाउंट को शेयर करना है आपस में। कैसे शेयर करना है? इन द रेशो 1:4:5, 1:4:5। फाइंड द अमाउंट ईच विल गेट। ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे, सी को कितने मिलेंगे। हमें रेशो पता है, हमें टोटल अमाउंट पता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका तरीक़ाकार स्टेप वन हमारे पास होता है फाइंड द सम ऑफ रेशोज। फाइंड द सम ऑफ रेशोज। सम ऑफ रेशोज क्या है? 1 + 4 + 5 विच इज 10। सम ऑफ रेशोज आ गया। अब हमें पता है ए की रेशो है 1। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेप्स भी बना देता हूँ ताकि आप लोग अपने पास जब नोट्स बनाएं तो आपको याद है। हमने ये करना है कि रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज इनटू टोटल अमाउंट। रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज इनटू टोटल अमाउंट। आप ये भी कर सकते हैं, एक और मेथड भी वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपलेस्ट है इसलिए हम इसी मेथड पे स्टिक करते हैं। टोटल अमाउंट की जगह लाजमी नहीं है यहाँ पे डॉलर्स हो, वैल्यू हो, अमाउंट हो, कोई भी चीज़ है। कोई एप्पल्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, केजीज ऑफ फूड है वो डिवाइड हो रहा है, रुपीज़ हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, एरिया है वो डिवाइड हो रहा है। जो भी चीज़ डिवाइड हो रही है आपने यहाँ पे टोटल अमाउंट की जगह वो चीज़ लिख देनी है। जिस तरह अब हम ए के लिए फाइंड करते हैं। ए की रेशो है 1। सम ऑफ रेशोज हमारे पास कितना आया? सम ऑफ रेशोज है हमारे पास 10 इनटू टोटल अमाउंट इज 1000। तो ये 0 0 से कट गया, हमारे पास आंसर आ गया $100 कि ए को रिसीव होंगे कितने? $100। फिर आ जाते हैं बी पे। बी की रेशो क्या है? बी की रेशो है 4। थोड़ा सा इधर साइड पे करके लिखता हूं ताकि 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज विच इज 10 इनटू टोटल इज 1000। तो आंसर क्या आ जाता है आपके पास? ये 0 0 से कट गया, 4 इंटू 100 इज $400। अब थर्ड वन है। थर्ड वन आप दो तरीके से कर सकते हैं, चाहें तो यही मेथड यूज़ कर लें, चाहें तो देखो ए को 100 मिल गए, बी को 400 मिल गए, ए और बी को मिला के 500 मिल गए, टोटल हमारे पास 1000 थे, सिर्फ सी रह गया है। अब बाकी सारे सी को मिलने हैं, तो सी को कितने मिल गए? 500। तो हम यहाँ पर वो भी कर सकते हैं और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, दैट 5 डिवाइड बाई 10 विच इज़ टोटल रेशो इनटू सम ऑफ रेशोज इनटू टोटल अमाउंट। तो 0 0 से कट गया, हमारे पास $500 आंसर आ गया कि ए को कितने रिसीव हुए, बी को कितने रिसीव हुए, सी को कितने रिसीव हुए। ठीक हो गया। अब यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा उसके अंदर वो चेंज करते हैं। मैं यही सेम क्वेश्चन यूज़ करता हूँ, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज होगी। क्या पहले क्या था कि पहले हमारे पास टोटल अमाउंट हमें पता थी और हमें रेशोज पता थी, ठीक है। तो हमने ये देखना था कि हर किसी को कितना कितना मिला। अब अगर ये हो जाए कि हमें रेशोज के अंदर से कोई रेशो ना पता हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, ए बी एंड सी शेयर एन अमाउंट of $1000 in the ratio x ratio 4:5।
अब हमें एक रेशो यहाँ पे नहीं गिवन, हमें B की रेशो पता है, हमें C की रेशो पता है, लेकिन हमें A की रेशो नहीं पता। X रेशो 4:5। If A receives $1,000, फाइंड X। अगर आपको A की वैल्यू पता लगी कि ना, सॉरी, A जो है 1000 रिसीव नहीं करेगा, 1000 तो टोटल है ना। इफ A रिसीव्स 100, फाइंड X। X की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर A को 100 मिले हैं तो वही चीज़ है, सबसे पहले सम ऑफ रेशोज। सम ऑफ रेशोज, सम ऑफ रेशोज क्या है आपके पास? X प्लस 4 प्लस 5 विच इज X प्लस 9। अब आपके पास सम ऑफ रेशोज कोई एक नंबर नहीं आया, जैसा यहाँ पर 10 आ गया था, यहाँ पे सम ऑफ रेशोज आपके पास इन टर्म्स ऑफ X आ चुका है, दैट इज X प्लस 9। सेकेंड, फिर हमने क्या देखना है कि हमें अमाउंट, आंसर, जैसा यहाँ पे ये आंसर्स थे ना हमने निकाले, हमें आंसर किस चीज़ का पता है कि किस पर्सन की अमाउंट हमें पता है। तो यहाँ पर A की अमाउंट हमें पता है कि A को रिसीव कितना हुआ? 100। तो हम A के लिए ही यूज़ करेंगे टू फाइंड X। अब A की अपनी रेशो क्या है? A की रेशो है X डिवाइड बाय सम ऑफ रेशोज। सम ऑफ रेशोज इज X प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट विच इज़ 1000, और हमारे पास आंसर आना चाहिए इसका 100। ऐसे ही है कि अगर हम x इंटू 1000 डिवाइड बाई एक्स प्लस 9 इक्वल्स 100, ये आंसर आना चाहिए आपके पास। तो अब एक इक्वेशन हमारे पास बन गई। दोबारा एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। A की रेशो क्या थी? x। डिवाइड करना होता है किससे? सम ऑफ रेशोज से। सम ऑफ रेशोज से हमने डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई करते हैं किससे? टोटल से। टोटल से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया, ये वो अमाउंट आ गई जो A को रिसीव हुई। अब A को अमाउंट कितनी रिसीव हुई थी? $100। हमने 100 लिख दिया यहाँ पर। तो सॉल्व करते हैं। 1000x डिवाइडेड बाय x प्लस 9 इक्वल्स 100। अब x प्लस 9 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, मूव करके इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1000x इक्वल्स 100 इंटू एक्स प्लस 9। ठीक है। अब यहां पर यह है आपके पास, ये आपके पास क्या है? 100, यहाँ पे है 1000। 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 100 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं 100 को इस साइड पे लाऊं तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ से कट गए। मैं साथ साथ बीच में कुछ शॉर्टकट्स भी लगा रहा हूँ ताकि आप लोग वो चीज़ भी सीख जाएं। तो 10x इक्वल्स x प्लस 9। अब x यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। 10x माइनस एक्स इक्वल्स 9, और 10x माइनस एक्स होता है आपके पास 9x विच इज़ 9, और 9 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। 9 डिवाइड बाई 9 इज़ 1। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 1। इसी तरह के क्वेश्चंस की अगर हम डिफरेंट सिनेरियोज बनाना चाहें तो वो बहुत सारे बन जाते हैं। तो वो हो सकता है आपको b की वैल्यू दे देते और x फाइंड करना होता तो भी किया जा सकता है। चीज़ यही रखनी है आपने, फॉर्मूला यही रखना है आपने। ठीक है, यही फॉर्मूला रखेंगे। बस ये देख लीजिएगा कि आपके पास आंसर कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर दिया होता A रिसीव्स $100 और x 4 की जगह लिखा होता तो फिर आप x यहाँ पे ना लिखते, फिर आप जो A की रेशो है वही रखनी है। रेशो, सम ऑफ रेशोज, अमाउंट, आंसर, वो जो जिसकी बन रही है वही रखनी है, डिफरेंट नहीं करना उसको। ठीक है, कि रेशो आपने A की फाइंड करनी है और आपको ये मिला है कि B रिसीव्स 400, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़, मतलब ये वाली वैल्यूज़ को यूज़ करके आंसर नहीं निकाल सकते थे। फिर आपको पहले B के ज़रिए फाइंड करना था। तो ये हैं हमारे पास रेशोज़। वही मैं फिर बात कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ी सी वो हो रहा है कि मैं
और प्रैक्टिस करवा दूँ आप लोगों को, लेकिन ये चूँकि नहायत ही आसान टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बुक के अंदर भरे पड़े हैं, बुक के अंदर एग्जांपल्स भी भरी पड़ी हैं, ठीक है। और अगर किसी को लगा कि नहीं सर हमें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस तरह के इन टॉपिक्स के, तो फिर मुझे बता दीजिएगा, तो मैं एक पूरा लेक्चर मतलब पूरी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर डिफरेंट या मल्टीपल सिनेरियोज़ को कवर करते हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि ओ लेवल्स का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जल्द से जल्द ज़रा सिलेबस को कवर कर लूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में ये होता है if one quantity increases, the other quantity increases as well, provided all other factors are kept constant. If one quantity increases, the other quantity increases as well, provided all other factors are kept constant. डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, एक चीज़ इंक्रीज कर रही है तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी इंक्रीज कर रही है। फॉर एग्जांपल, दो लोग हैं, दो लोग 4 रोटियां खाते हैं, तो 4 लोग कितनी रोटियां खाएंगे? 2 लोग अगर 4 खा रहे हैं तो 4 लोग 8 खाएंगे। 2 लोग अगर 2 गिलास पानी के पी रहे हैं तो 4 लोग कितने पिएंगे? 4 गिलास पानी के पिएंगे। अब इसके अंदर कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमने कहा कि प्रोवाइडेड ऑल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट, कि मतलब ये कि भाई एक दफ़ा, अब वो जो 4 लोग हैं, हो सकता है उनमें से कोई एक बंदा ऐसा है जो अकेला 2-2 गिलास पानी का पी सकता हो। तो अगर अब हमने कांस्टेंट क्या रखा, हमने ये अजम्पशन ली कि एक बंदा 1 गिलास पानी पी रहा है, अगर 2 बंदे 2 गिलास पानी पी रहे हैं तो 4 बंदे 4 गिलास पिएंगे। अगर उनमें से कोई एक भी बंदा ऐसा ना हो जो आधा गिलास पानी पिए या 2 गिलास पानी पी जाए, तो फिर रेशो सेम नहीं रहती ना, फिर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाते हैं। आप लोगों के लेवल के ऊपर यही है कि बिल्कुल स्ट्रेट एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, सही है। तो ये हैं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने पहले चीज़ देखनी होती है x is directly proportional to y. x is directly proportional to y। यहाँ पर हमने जो चीज़ देखनी है वो क्या, पहली इक्वेशन मानी x is directly proportional to y। ये जो साइन होता है ना, ये इसको हम कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। किसका साइन है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह हम लगाते हैं इक्वल, कि x इक्वल्स y। लेकिन जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करके इक्वल्स लगाया जाता है तो यहाँ पर एक k आता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आता है? k क्या होता है? k आपके पास होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब कि भाई k एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट रहेगा इस पूरी इक्वेशन के लिए, वो चेंज नहीं होगा। जिस तरह हमने अभी बात की कि एक चीज़ कांस्टेंट रखी गई, वो क्या, कि हर बंदा 1 गिलास पानी पिएगा, वो कांस्टेंट है।
कि ये नहीं होगा कि एक बंदा 1 गिलास पानी पी रहा है, एक बंदा 2 गिलास पी रहा है, एक बंदा आधा गिलास पी रहा है, एक बंदा 3 गिलास पी रहा है, तो फिर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शंस वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, और यहाँ पर x इक्वल्स के वाई। एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम कैसे x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे या k की वैल्यू फाइंड करेंगे। x is directly proportional to y given that when x equals 4, y equals 12. Find x when y equals 36. ये क्या कहा उन्होंने, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x बता दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y के। पहली स्टेटमेंट आपकी हमेशा ये डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शंस के अंदर यही होगी कि x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसके अंदर और डिफरेंट चीज़ें वो कैसे कर सकते हैं वो भी सिनेरियोस कवर करते हैं। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। फिर हमने अभी देख लिया कि जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो x इक्वल्स टू के वाई, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है y, x फाइंड करना है, सॉरी। जब x फाइंड करना है तो हमें दो वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, हमें k भी पता हो, y भी पता हो, तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आए सॉल्व करना है तो सबसे पहले ऑलवेज फर्स्ट फाइंड के, सबसे पहले आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड किए बगैर आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। k की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, जब भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन के अंदर गिवन दैट में कुछ चीज़ें, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। वो कौन सी, वो इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि जब x की वैल्यू 4 है ना तो y की वैल्यू 12 होगी। हमें बता दिया गया कि जब x 4 है तो y क्या होगा 12। इनको यूज़ करके हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि भाई जब x 4 है, x की वैल्यू 4, k इंटू वाई, वाई की वैल्यू है 12, तो 12 इधर आके डिवाइड हो गया, 4 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स k, k की वैल्यू आ गई 1/4, k की वैल्यू आ गई 1/4। अब हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो फिर वो कह रहे हैं फाइंड x व्हेन y इक्वल्स टू 36। फिर अब हम दोबारा वो इक्वेशन लिखेंगे, x इक्वल्स टू के वाई, वाई की वैल्यू क्या है 36, k की वैल्यू है 1/4, तो अब हम x फाइंड कर लेंगे आराम से। 1/4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 36, तो 4 1 जा 4, 9 जा, तो मतलब ये हुआ कि अब x की वैल्यू आएगी 9, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे, आपके पास क्वेश्चन के अंदर हमेशा ऐसी दो वैल्यूज गिवन होंगी कि एक x और उसी के हिसाब से जो y की वैल्यू बनती है वो गिवन होगी, ठीक है, या y और उसी के हिसाब से जो x की वैल्यू होगी वो गिवन होगी। और आपने उन दोनों जो गिवन वैल्यूज़ हैं, जिसमें यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 था, y इक्वल्स टू 12 था, पहले इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करके आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। जब k की वैल्यू फाइंड कर ली तो फिर वो y की वैल्यू जो मर्जी दे दें या x की वैल्यू जो मर्जी दे दें, आप बआसानी वो फाइंड कर लेंगे। तो कुछ और सिनेरियोस, y इज डायरेक्टली proportional to square of x, y is directly proportional to square of x,
तो मतलब ये कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के। लाजमी नहीं है सीधा सीधा वो रखें हमेशा। तो जब हम साइन हटाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। एक और सिनेरियो, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ x के। तो मतलब ये कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ x के। तो अब जब साइन हटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू के अंडर रूट ऑफ x। पहली चीज़ आपने इक्वेशन बनाना सीखनी है। तो नॉर्मली इससे ज़्यादातर स्क्वायर रूट, स्क्वायर या स्ट्रेट वाले सिनेरियोज ही क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। इसके अलावा वो ये भी कह सकते हैं y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डबल ऑफ x, टू ट्रिपल ऑफ x, टू हाफ ऑफ x। तो अब उसके अकॉर्डिंग अपने ज़रा प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकेंगे। अब ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। जगह थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा आज। इन्वर्स प्रोपोर्शंस। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? इफ वन क्वांटिटी increases the other quantity decreases and vice versa, ठीक है। और फिर उसके बाद अगली लाइन वही के प्रोवाइडेड ऑल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है, या एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ इंक्रीज हो रही है। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये बनती है हमारे पास, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, हमने स्पीड बढ़ाई तो टाइम क्या लगेगा? कम। और अगर हमने स्पीड कम कर दी तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा, ठीक है। अगर हम इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं, हम बहुत तेज़ स्पीड इंक्रीज कर लेते हैं तो हमें लाहौर पहुंचने में टाइम कम लग जाएगा। अगर हम स्पीड कम कर लेते हैं तो हमें लाहौर पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इसमें मैंने कांस्टेंट क्या रखा है? कांस्टेंट ये रखा है कि घर से स्कूल तक जा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, या इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं, डेस्टिनेशन कांस्टेंट है आपके पास। ये नहीं हो रहा कि जब मैंने स्पीड बढ़ा दी तो मैं लाहौर की बजाय मुल्तान चला जाऊँ, तो फिर तो वो चेंज हो जाएगा ना। तो ऑल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि और जो दूसरे फैक्टर इन चीज़ों को अफेक्ट करते हैं हम उनको कांस्टेंट रखते हैं, और फिर सिर्फ दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, सिर्फ दो चीज़ों को। यहाँ पे हम स्पीड और टाइम को कंपेयर कर रहे हैं। डिस्टेंस कांस्टेंट, भाई 1 किलोमीटर जाना है और एक बंदा 10 की स्पीड पर जा रहा है, एक बंदा 20 की स्पीड पर जा रहा है, तो जो 20 की स्पीड पर जा रहा है उसको टाइम कम लग रहा है उससे जो 10 की स्पीड पर जा रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी मैं यही पहला क्वेश्चन, बल्कि पहले क्वेश्चन के बगैर पहले मैं इक्वेशन का बता दूं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में इक्वेशन कैसे चलेगी, कि x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। x क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में सिर्फ एक फ़र्क आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सीधी सीधी इक्वेशन बनती है सामने स्ट्रेट, कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, क्योंकि सीधा सीधा आ रहा है। y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पर क्या है? x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो सिर्फ 1/y हो जाएगा, 1 बाय में चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ रहा था? सीधा सीधा आ रहा था। यहाँ पर
1/, में आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स एक गलती ये करते हैं कि शायद जब हम साइन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो x इक्वल्स डिवाइडेड बाय y तो है, तो शायद k भी डिनोमिनेटर में आ जाता है। नहीं, k डिनोमिनेटर में नहीं आता, k आपका न्यूमरेटर में ही रहता है। k की वैल्यू कहाँ रहती है? वो न्यूमरेटर में ही रहती है। ठीक है, इसी तरह अगर y इज इनवर्सली proportional to square of x, तो y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ x के। और जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो y इक्वल्स k ओवर x स्क्वायर। एक और, x इज inversely proportional to square root of y। x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ y के। तो हमने x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, और यहाँ पर फिर आ जाएगा x इक्वल्स k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ y। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का? कोई नया तरीका होगा, कोई लंबा तरीका होगा, है ना? कुछ भी नहीं है भाई ऐसा। जिस तरीके से हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये वाला एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व की, एज इट इज हूबहू सेम उसी तरीके से हम इन्वर्स प्रोपोर्शन भी सॉल्व करेंगे। देखो, इन्वर्स प्रोपोर्शन के अंदर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर सिर्फ इक्वेशन बनाने का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इन्वर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पहला स्टेप क्या था? नॉट फाइंड, मेक द इक्वेशन। पहली इक्वेशन बनानी थी। इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर भी हम पहला स्टेप यही करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। फिर दूसरा स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। दूसरा स्टेप है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहां पर के फाइंड किया था, ऑलवेज फर्स्ट फाइंड के, तो यहां पर भी के फाइंड कर लिया। और ऑलवेज फर्स्ट फाइंड के का मतलब ये है कि आप इक्वेशन बनाने के बाद ही, ऑब्वियसली इक्वेशन बनाने से पहले तो के नहीं फाइंड कर सकते ना, तो यहाँ पे भी के फाइंड कर लिया। फिर सॉल्व फॉर अननोन। सॉल्व करो किस चीज़ के लिए? अननोन के लिए। जो भी अननोन है आपको, क्या है, जैसे यहाँ पे x फाइंड करना था तो वहाँ पे भी x है या y है, आपने k फाइंड कर लिया, तो फिर आप कोई भी, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, आप दोनों फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस है ना, अगर आप पास पेपर्स निकालते हैं, किसी ने टॉपिकल्स वगैरह ख़रीदे हैं, तो उसके अंदर अब ये जो इसका टॉपिक है ना वो आता है वेरिएंस के नाम से। ठीक है, ये डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शंस पहले और भी तरह के आते थे, अब सिर्फ आपके पास इसी तरह के आएंगे। ये आता है वेरिएंस के नाम से। वेरिएंस का टॉपिक खोलेंगे तो उसके अंदर तकरीबन अभी तक अगर आप 2012 से लेके 22 तक करेंगे तो 36, 38 कुछ इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं पेपर्स के अंदर। तो आप वो क्वेश्चंस निकालें, वहाँ से प्रैक्टिस करें। यही जो मैंने सिनेरियोज यहाँ पर लिख दिए हैं वही होंगे, उसके अलावा कोई ख़ास कोई नया सिनेरियो इसमें नहीं आएगा। तो करना क्या है, सीधा सीधा पहले इक्वेशन बनाई, के की वैल्यू फाइंड की, और उसके बाद उसको पुट किया इक्वेशन के अंदर, जो भी अननोन है उसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली। ठीक है, रेशोज़ के भी मैंने एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दी हैं। रेशोज़ को सिंप्लीफाई कैसे करना है वो भी हमने इस लेक्चर में देख लिया। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं कि रेशो, एक रेशो वाला, और उसके बाद डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन जो कि वेरिएंस बनता है। ठीक हो गया। तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।